अध्याय 4 सूखी डाली। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के कुछ प्रस्तावना भाग को देखेंगे। सूखी डाली हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है, जिसमें यह बताया गया है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए घर के मुखिया को समझदारी से काम लेना पड़ता है। इस एकांकी में एक परिवार की कथा है। दादा मूलराज का परिवार बहुत बड़ा है, पर वे समस्त परिवार को एक इकाई के रूप में उसी प्रकार बांधे हुए हैं जैसे आंगन में खड़ा वटवृक्ष अपनी अपनी लंबी डालियों और घने पत्तों से छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। वे 72 वर्ष के बुजुर्ग हैं। सन 1914 में उनका बड़ा बेटा प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए शहीद हुआ था, अतः सरकार की ओर से दादा मूलराज को एक मुरब्बा जमीन दी गई थी। अपने साहस और परिश्रम से उन्होंने इस एक मुरब्बे जमीन को 10 मुरब्बे जमीन में बदल दिया था। वहां पर उन्होंने डेयरी फार्म, चीनी का कारखाना खोला, जहां उसे उनके बेटे और पोते संभालते थे। उनका सबसे पोता परेश अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में नियुक्त हुआ था, जिससे उनके परिवार का सम्मान बढ़ा था। उसका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित कुल के सुशिक्षित ग्रेजुएट कन्या बेला से हुआ है। दादा मूलराज के 2 बेटे और 3 बहुएं हैं। बहुओं को बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी कहा जाता है, और परिवार में 3 पौत्र वधुएं हैं, जिन्हें क्रमशः बड़ी बहू, मंजली बहू और छोटी बहू कहा जाता है। छोटी बहू का नाम बेला है। वे परेश की पत्नी है। इंदु बेला की ननंद है। एकांकी में नाम न देकर छोटी, मंजली, बड़ी का सहारा लिया गया है। पूरी एकांकी में दादा मूलराज ने अपने संयुक्त परिवार को एक यूनिट में बांध कर रखा है, इस बात में बताया गया है। तो अब हम पात्र परिचय के बारे में, इस एकांकी के प्रमुख पात्र परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। एकांकिका का परिचय उपेंद्र नाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और लोकप्रियता अर्जित की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, 2 धारें, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। पात्र परिचय। पात्र परिचय में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। पुरुष पात्र मतलब मेल पार्ट, स्त्री पात्र मतलब फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में मतलब हमारे इस एकांकी में कैरेक्टर्स तो बहुत है, परंतु क्या है, जिनका मतलब मेन रोल है, उनके यहाँ पर हमारे पात्र परिचय में दिए गए हैं। पहले हम जब प्रस्तावना भाग में पढ़ चुके हैं कि भाभी शब्द जो आया, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, वो दादा मूलराज की बहुएं हैं। और जहाँ पर क्या है, बड़ी बहू, मंजली बहू, छोटी बहू, बहू शब्द आया है, वो उनकी पुत्र वधुएं हैं। तो ये इसका मतलब ओनली नाम इनमें मतलब भाभीियों का या बहुओं का नाम नहीं लिखा गया, जैसे एकांकी में दिया गया, दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए हमको बड़ी भाभी, मंजली भाभी से समझ जाना है। यदि हम भाभी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो दादा मूलराज की बहुओं से कर रहे हैं। यदि हम बहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो दादा मूलराज की पुत्र वधुओं से प्रयोग कर रहे हैं। तो मेल पात्र में मेल कैरेक्टर पहले दादा का है। दादा का नाम क्या है? दादा मूलराज। फिर करमचंद उनका बेटा होता है, परेश उनका पोता होता है, भाषी मल्लू उनके पुत्र मतलब पोत्र पुत्र होते हैं। सिर्फ फीमेल पार्ट में दिया है, बेला उनकी सबसे छोटी बहू होती है। छोटी भाभी बेला की सास और इंदु की माँ है। मंजली भाभी, मंजली बहू, बड़ी भाभी। बड़ी बहू पारो और रजवा मिश्रानी। मिश्रानी का मतलब है नौकरानी। तो इस वक्त हमने क्या पात्र परिचय में देखा कि प्रमुख पात्र परिचय में क्या है, जो बाकी जो है बड़ी भाभी या मंजली भाभी के बारे में इतना ज्यादा कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। थोड़ा सा कोई करेक्टर बताया गया है, मतलब जितनी पूरी कहानी जब पूरी एकांकी है छोटी भाभी के अकॉर्डिंग जा रही है। छोटी भाभी का जो बेटा होता है परेश, उसकी पत्नी बेला और छोटी भाभी की लड़की इंदु। एक बार फिर ये रिपीट कर रही हूँ कि हमारी एकांकी की प्रमुख जो कहानी है किसके आर पर है? छोटी भाभी, जो दादा मूलराज का छोटा बेटा है, उसका बेटा है परेश, उसकी जो परेश की पत्नी है बेला और
छोटे छोटे बेटे की जो बेटी है, जो भाभी की बेटी है, वो हिंदू होती है। तो इनके बारे में हमारे एकांकी खुल जाती है। बाकी मंझली बहू, बड़ी भाभी जिनका है, उस बात से एकांकी उनका कैरेक्टर तो शो किया गया है, चरित्र बताया गया है, परंतु इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी मेन कैरेक्टर कहाँ एकांकी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो अब हम आगे एकांकी की शुरुआत करेंगे। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद का तक महत्व दिया है, तो तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग बताया है कि आज के हमारे वर्तमान युग की बात की गई है। वर्तमान युग में जब क्या मानव ने बहुत प्रगति कर ली है, हर जगह क्या है आगे बढ़ गया है, तो उस समय क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल क्या फ्रीडम। तो पर्सनल फ्रीडम को क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हर जगह बोला कि हर इंसान बोल, कोई किसी के अंडर में रहकर काम करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे पर्सनल फ्रीडम चाहिए। तो यदि इस वर्तमान युग में जहाँ पर सब व्यक्ति को अपनी पर्सनल फ्रीडम मिली हुई है, उस फील्ड में यदि हम क्या तानाशाही को मान, तानाशाही मतलब होता है डिक्टेटर विभाग, दूसरों पर अपने ही हक जमाना, अपने ही रूप जमाना। तो यदि हम ऐसे समाज की कल्पना करें, उसको बहुत निंदनीय माना जाएगा। मतलब ऐसे वर्तमान युग में जहाँ पर इतना विज्ञान ने प्रगति कर ली है, तो ऐसे युग में यदि हम कहीं डिक्टेटर से तानाशाही व्यवहार मानव को यदि हम प्राथमिकता देने लगे, तो ये एक बहुत निंदा की बात, बुरी बात हो जाएगी। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। देखो यहाँ पर हमारी इतने मतलब वर्डिंग का इतना डीपली मीनिंग निकल रहा है कि हर वर्ड को उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मतलब इसने क्या बताया, हमारी आज की जो मेन एकांकी है दादा मूलराज, जो इस फैमिली एक संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली के क्या है प्रमुख हेड होते हैं। मतलब पूरा दादाजी का मतलब पूरी परिवार में इतना कंट्रोल होता है कि दादाजी की बात कोई भी टालता नहीं, कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सब दादाजी की मतलब अंडर में मतलब उनकी हर बात उनको आदर करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है। जिसके कारण एक पूरा संयुक्त परिवार क्या है, मतलब कि संयुक्त परिवार में क्या हो गया, दादाजी के तीन बेटे हैं, उनकी तीन बहू, उनकी पत्नियां हो गई, फिर है दादाजी के पोते पोते वधू, मतलब सब इतना पूरा परिवार क्या जॉइंट फैमिली एक ही फैमिली में रहती थी, जो कि आज की हम युग में हमको देखने को नहीं मिलती कि इतनी जॉइंट फैमिली हमको कहीं देखें तो हमको मिलेगी नहीं। आज के दिन में कई परिवार देखो तो एक माँ बाप हो गए, एक बहन हो गया, एक भाई, चार लोगों का एक परिवार हो जाता है। तो मतलब पुराने जमाने में क्या ऐसे संयुक्त परिवार से पूरा परिवार एक साथ रहता था। और उसमें सबसे मेन बात ये थी कि इस पूरे संयुक्त परिवार में हंस में यूनिटी होती थी, ऐसे आपस में कोई लड़ता झगड़ता नहीं था। मतलब वही इस कहानी हमारी मेन एकांकी में यही बताया है कि दादाजी ने इतने बड़े अपने पूरी परिवार को एक बरगद की, पूरे कहानी में एक याद रखना, बरगद का वृक्ष मतलब बनियान ट्री। इस प्रकार बनियान ट्री की बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। बरगद ट्री सब चारों ओर फैला होता है वो अपने पेड़ को सुंदरता को प्रदान करता है। उसी प्रकार दादाजी ने अपने पूरे संयुक्त परिवार को बरगद के पेड़ से कंपेयर किया गया है। तो जो हमारी ये लाइन जो है ये वो भी है कि दादाजी ने इसको अपना पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, प्रभुत्व मतलब अपने कंट्रोल में रखा हुआ, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं। जिस प्रकार बरगद का पेड़ एक जगह जमीन के अंदर अपना मजबूती बनाए रखता है, कितना बड़ा महान वृक्ष होकर भी ये हिलता डुलता नहीं है, उसमें मजबूती रहती है। उस प्रकार दादाजी के परिवार में भी क्या इतना पोत्र वधु वाला परिवार, पोत्रों के बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, इतना बड़ा संयुक्त परिवार होकर भी अटल दादाजी क्या है बरगद के पेड़ की तरह अटल खड़े थे। तो जिस प्रकार की एक एग्जाम्पल और दी है, जिस प्रकार बरगद के पेड़ में क्या है अनगणित घोंसले, कई पक्षी अपना घोंसला आकर बनाते हैं, अपना निवास स्थान बताते हैं, वर्षा से तूफान से आंधियों का सामना करने पक्षी यहाँ पर इस बरगद के घने पत्तों की छाया में अपना क्या विश्राम करते हैं। उसी प्रकार दादाजी ने क्या अपने परिवार का तुलना इस महान वृक्ष से किया है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देती है। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका। उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। तो जिस प्रकार मतलब बताया है एग्जाम्पल दिया हुआ, जिस प्रकार बर्गर का पेड़ कई मतलब पुराने कई वर्षों पुराना होता है और उसकी क्या है जमीन से हिलता नहीं है। उसी प्रकार दादाजी भी क्या है 72 ईयर्स के हो गए, मतलब इतनी एज होने के बाद भी क्या है वो कहीं उनकी मतलब ऐसा नहीं उनका शरीर झुक गया या उनको कमजोरी आ गई, वो वैसे क्या है बरगद के पेड़ की तरह मतलब उनका शरीर क्या है ऐसे बताया है वो मजबूत, अभी भी उनका शरीर क्या है स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सन है वो। या सफेद दाढ़ी मतलब उनकी इतनी लंबी लंबी होगी, उनकी क्या नाभि नाभि मतलब लेवल को छूती हुई, मतलब जैसे बोला है कंपेयर, हर चीज का कंपेयर बर्गर के पेड़ से किया है। जिस प्रकार बर्गर के पेड़ के पत्ते क्या है, लंबे झुकते झुकते क्या दोबारा फिर झुककर क्या धरती को स्पर्श करने लग जाती है, उसी प्रकार उनकी लंबी दाढ़ी क्या है, ऐसा लगा ऐसे बर्गर के बिस्किट या धरती को छू रही है। तो ऐसा दादाजी के फैमिली का कंपेयर बर्गर के वृक्ष से किया गया है। हाँ, अब आगे। दादाजी का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा में नहीं रहे। तो अब ये बताया है कि दादाजी का जो बड़ा लड़का है वो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब हमारी एकांकी इतनी पुरानी तब की लिखी हुई है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या उनका जो दादाजी का बड़ा लड़का है वो शहीद हो जाता है। तो हमारी एकांकी में क्या है, बड़े बेटे का नाम, क्योंकि उनकी उसकी मृत्यु पहली हो जाती है, मतलब शादी हो जाती है, बड़े बेटे की शादी होती है, उसकी पत्नी भी है, परिवार है, सब कुछ है, वो संयुक्त परिवार में ही रह रहा है, बस बेटे का नाम नहीं है वो। तो तभी हमारे जो इसमें जो दिया हुआ था एकांक, स्टार्टिंग हमने बोला था 2 बेटों को बोला है, 3 बेटे ना बोल के हमें 2 बेटे, वैसे 3 बेटे होते हैं, तो बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो जब ये बेटा क्या है वर्ल्ड वार में 1914 के युद्ध में शहीद हो जाता है, तो सरकार क्या है इनको क्या है कितना दिया उसमें 1 से 10 मुरब्बे बनाए, सॉरी 1 मिनट, क्या है 1 मुरब्बा जमीन दी थी उन्होंने। सरकार ने उनको दान में 1 मुरब्बा की, हाँ तुम्हारा बेटा शहीद हो गया तो उनको 1 मुरब्बा जमीन, 1 मुरब्बा होता है 25 एकड़ जमीन को बोलते हैं 1 मुरब्बा, मतलब एक लैंड की मेजरमेंट है, जमीन की माप है, एक मुरब्बा वर्ड जो है जमीन का माप है। तो 1 मुरब्बा मतलब 25 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से इनको दान में मिली थी। परंतु दादाजी ने क्या है इतने में खुश नहीं रहे, उन्होंने अपने परिश्रम से अपने साहस से क्या इस 25 एकड़ जमीन को 10 गुना और आगे बढ़ा दिया था। मतलब दादाजी ने अपने लाइफ में मतलब इतनी मेहनत करी है कि इस 1 एकड़ जमीन को क्या 10 गुना आगे बढ़ा दिया। उस मतलब इतने जमीन में उन्होंने क्या क्या किया, अपने बेटे और पोते को जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी की उस कारखाने के काम को देखभाल करने के लिए दिया। मतलब उस जमीन में उन्होंने कहीं पे उन्होंने जमीन मतलब खेती बाड़ी का काम कर लिया, फिर फार्म हाउस खोल लिया, डेयरी फार्म खोल लिया, चीनी मतलब शुगर का कारखाना खोल दिया, तो किसी को अपने पोते को कोई एक काम करने को दे दिया, कहीं बेटे को दे दिया, सबका हर काम उसने डिवाइड कर दिया था। मतलब इतना उनका बिजनेस था, सभी अपने बेटों और पोतों में उन्होंने देखभाल करने के लिए उनको दिया हुआ था। सबसे छोटा बेटा अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में लगा है। अब जो हमारी इस एकांकी का प्रमुख पात्र है उनका छोटा बेटा, उसका नाम है परेश। वो उसने दादाजी का बिजनेस मतलब फैमिली बिजनेस में नहीं आया, वो क्या बन गया था, मतलब वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो वो नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू ऑफिसर, तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा बड़ा एक ऑफिसर बन गया था। तो कुछ ही दिनों में क्या है उसका विवाह लाहौर की एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ था। तो थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई थी, बेला नाम की एक लड़की से हुई थी, वो मेरठ क्या है उसे लाहौर की रहने वाली थी, और मतलब प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की, मतलब अच्छी इज्जतदार पैसे वाली फैमिली के घर में लड़की हुई थी। लड़की भी क्या है सुशिक्षित, सुशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी। हाँ, यहाँ भी एक बात वो बताना चाहती हूँ कि इस एकांकी में एक है कि दादा मूलराज के परिवार के जितने भी मतलब सदस्य हैं उनमें से कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पूरे परिवार में मतलब एक बताया हुआ है कि जो दादा की जी की पोती होती है इंदू नाम दिया हुआ है, इंदू क्या है 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी। दादाजी को उससे बहुत अटैचमेंट था कि थोड़ी बहुत मतलब वही 5वीं तक पढ़ी थी, उसको थोड़ा मतलब पढ़ना लिखना थोड़ा आता था, दादाजी उसको बहुत मतलब पसंद करते थे। बाकी उनकी जो बहुएं थी, जो पोते बहू थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सिर्फ जब परेश छोटा पोते की भी शादी हुई, वो बहू बस अभी पढ़ी लिखी आई थी। मतलब पूरी फैमिली में एक इंदू पढ़ी थी, एक परेश जो अभी क्या है नायब तहसीलदार बन गया था, थोड़ा बहुत वो पढ़ा था, और जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन आई थी, जो उनकी पुत्र वधु है जो इन बेला है, वो क्या है ग्रेजुएशन की हुई थी, उसने बीए पास करके, सबसे मतलब पूरी फैमिली पढ़ी लिखी वो थी। उनके छोटे बेटे परेश का नायब तहसीलदार, उसकी छोटी पतोह का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकार हल्कुई में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। तो अब ये बताया है कि जब उनका पोता तहसीलदार बन गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया, तो दादाजी को क्या है मतलब उनके जो शहर में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई, उनकी इज्जत और बढ़ गई, गांव में उनका आदर होने लगा। किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के संकट भी उपस्थित हो गया। जहाँ एक तरफ उनकी इज्जत तो बढ़ी, दूसरी तरफ एक फैमिली में उनका एक प्रॉब्लम भी आ गई।
अब क्या प्रॉब्लम, क्या संकट हुआ वो देखो। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, सीधी सादी महिलाएं। उन सब में अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझ जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोह जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, के आने से कुतुब के इस तालाब में एक प्रकार की लहर सी उठने लगी, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। तो अभी क्या है, पूरे परिवार में क्या है, इंदु जो 5 प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी थी, उसको दादाजी बहुत लाइक करते थे, उसकी मतलब घर में खूब चलती थी, सब उससे मतलब उसको कहते थे कि हाँ ये थोड़ी पढ़ी लिखी है। तो जब उनके घर में क्या ग्रेजुएट पढ़ी हुई बहू आ जाती है, पोता बहू आ जाती है, तो क्या उनके घर में क्या है, मतलब एक तरह से लहर से उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार का पानी में हमें पत्थर जाते हैं, पानी में लहरें उठने लगती है, उस प्रकार परिवार जो एक शांत सब अच्छा था परिवार, सुख शांति थी, इस बहू के आते से ही परिवार में क्या है, लहर उठने लगी, मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़े खटपट होनी शुरू हो गई। पर्दा इमारत के पर्दे बरामदे में खुलता है। वास्तव में ये बरामदा घर की स्त्रियों को रोनड्रिफ सम्मिलित स्थल है। यहाँ रोनड्रिफ वर्ड आया है कि जहाँ पर सब स्त्रियां मतलब आकर मिलती हैं, बातें करती हैं, अपना काम काज करती हैं, मतलब एक तरह से सम्मिलित स्थान, मतलब जहाँ पर सबका इकट्ठा होने की जगह, इसको बोलते हैं बरामदा टाइप जो है, वहां पर आके आकर सब स्त्रियां आपस में बातचीत करती थी। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप सेकती, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं, और कुछ ना हो तो स्त्रियां कमरे में स्नान में पड़े, स्नान घर में पड़े कपड़े ही धोया करती है। ये स्नानागार, स्नानागार मतलब बाथरूम को बोला हुआ है, कि बाहर के आहते में है, दाएं दीवार के कोने में जैसा है। उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां वहाँ कपड़े धोया करती हैं, और निरंतर थप 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 की ध्वनि उस बरामदे में गूंजा करती है। ये तो सिर्फ बरामदे का सीन, बाहर का सीन बताया हुआ है कि कहाँ पर उनका बाथरूम है, कहाँ स्त्रियां क्या कर रही हैं, कैसे कहाँ कपड़े धोती है, सिर्फ वहाँ का सीन बताया हुआ है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, दोनों ओर आमने सामने। पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाई ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। ये ओली क्या है, उनके घर का महल का जो है वो उसका दृश्य बताया हुआ है यहाँ पर। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। निस्तब्धता मतलब शांति है, कि घर में कोई चहल पहल की आवाज नहीं आ रही, स्त्रियों के काम करने की, बात करने की कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, शांति दिख रही। केवल गैलरी से क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज गति से निकलती है और बिफरी हुई सी दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे छोटी बहू क्या है, शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भृगुटी चढ़ी हुई है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। तो अभी यहाँ से जो हमारी एकांकी का मतलब जो स्टार्ट हुई, यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा सा मैं एकांकी के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने बताना चाहूंगी क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बेला होती है, जो पढ़ी लिखी होती है और एक प्रतिष्ठित परिवार की, मतलब अच्छे अमीर खानदान से आती है, उनके घर में बहुत सारे नौकर होते हैं। मतलब उसने क्या, बेला ने अपने घर में मायके में कोई काम नहीं किया होता, घर में नौकर चाकर होते हैं, अमीर खानदान से है, पढ़ी लिखी है, तो अपने को उसको अपनी पढ़ाई लिखी में बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत पढ़ी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अपने ससुराल में शादी भी आती है तो उसकी मतलब किसी से बनती नहीं है, ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी, ननंद, किसी से भी इंदु या किसी से भी उससे बनती नहीं, सबको पटक के जवाब दे देती है। जो कुछ होती है हर बात का कंपेयर क्या करती है, वो अपनी मायके से करती है कि हमारे मायके में तो ऐसा होता है, हमारे मायके में तो ऐसा होता है, हर चीज का कंपेयर करती है, जिससे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी पहले क्या है, जो बेला होती है क्या करती है, जो दादा मूलराज के घर में एक नौकरानी होती है, काम दिया है, बहुत सालों से मतलब वो वहां पर काम करती होती है। तो जब एक दिन क्या होता है, जहां जहां हमारी अभी एकांकी स्टार्ट होने लगी है, तो क्या होता है, बेला क्या करती है, जो उनकी नौकरानी मिश्रानी होती है, उसको डांट के क्या खूब चिल्लाती है, बोलती है, वो घर से निकाल देती है।
तो इतने जो उनकी नौकरानी क्या है रोते हुए क्या बड़ी भाभी के पास आती है कि मैं तो इतने सालों से तुम्हारे घर काम कर रही हूँ, आज तक मुझे सब लोगों ने परिवार के सदस्य की तरह रखा है, ये भाभी तो लोग घर से निकाल दिया, तो बहुत रोती है। तो मतलब स्टार्टिंग जो बताया है इंदू को बताया है, इंदू मतलब जो बेला की ननंद है। तो मतलब वो जल्दी तेज गति से आती है और गुस्से से आती हुई क्या दाई तरफ एक तक तक का मतलब बैठने की एक जगह जो होती है, एक तरह से वुडन बेड होता है, वहां पर आके बैठ जाती है। और क्या है इतने में उसकी भृत्ति चढ़ी हुई, भृत्ति मतलब बहुत गुस्से से भरी हुई है, और बड़ी बहू वहां बैठी हुई है, वो शांत और गंभीर है। तो जब बड़ी बहू देखती है कि इंदु इतनी मतलब गुस्से से यहाँ पर आई है, उससे पूछती है, बड़ी बहू बोलती है इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर शाम कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने अपने मायके के सामने तो वे किसी को गिनती भी नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य है। तो बड़ी बहू को मालूम पड़ जाता है कि हाँ जो इंदु इतनी गुस्से से आई है, तो बेला ने इसको कुछ कहा है। तो इंदु से बहुत पूछती है, ऐसे कंधे पर हाथ रखा कि तो क्या हुआ छोटी, तो बेला ने कुछ कहा है? तो क्या बोलती, क्या बोलेगी वो? क्या मुझ पर ईंट मारेगी? मतलब इतना कुछ बोल दिया, अभी ईंट मारना मतलब कोई पत्थर में एक बार मारेगी अभी क्या? सब कुछ तो उसने अपने मुंह से, मतलब उसकी जबान इतनी लंबी है, तो अभी क्या मारना ही बाकी रह गया है? तो फिर उसके बाद बड़ी बहू बोलती है, तुम कुछ कहो तो कुछ बताओ तो सही। तो क्या बोलती है, हंस अपने मायके की प्रशंसा करती रहती है कि हाँ अपने मायके के सामने तो हमको गिनती नहीं, हमको तो मूर्ख, गवार और असभ्य समझती है। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिष्ठानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष ये था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु, बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला के दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी न मानी। जारुन उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तो तू सीख जाएगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जिससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या? तो यहाँ पर भी क्या बताया हुआ है कि जो इनकी घर की मिश्रानी नौकरानी होती है, अभी देखो पहले घर के तो बाकी सब सदस्यों का काम है, 10 साल से इतनी पुरानी नौकरानी सबके घर का काम कारी सब उससे खुश है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये जो बेला जब शादी होकर आती है, उसको थोड़े दिन ही हुए हैं, जब क्या बेला के काम काम करवाती है, बेला अपने घर की डस्टिंग करवाती है, अपने अपने घर की नहीं अपने रूम की डस्टिंग करवाती है, तो क्या बेला को उसका काम पसंद नहीं आता। तो मतलब एक तरह से बेला की आदत होती है कि सबकी वो गलतियां निकालनी, कि हमारे घर के नौकर तो ऐसा काम करते हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है, ऐसा है। तो वहां से अपने मायके का कंपेयर करती रहती है। वो गुस्से से आकर जब उसका क्या है, बेला का रूम साफ करती होती है, उसके हाथ से झाड़ू ले लेती है और खींच कर बोलती है, तू जा, मैं अपने आप कर लूंगी, ये तुझे क्या बैठक की सफाई करने नहीं आती है। तो इतने में इंदु जब के ननंद क्या है, बेला की ननंद है, वो अपनी भाभी को क्या बोलती है, बेला को बोलती है कि 10 साल से ये नौकरानी हमारे घर में काम कर रही है, तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जिसको नहीं आया? ये नहीं आया तो कुछ दिन में सीख लेगी। तो इंदु उसको ऐसा बोलती है कि भाभी नौकर से यदि किसी से काम लेना है तो हमको यहाँ से प्यार से काम लेना चाहिए, काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। इंदु ने अपनी भाभी को गुस्से में ऐसा बोल दिया कि नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। तो बड़ी बहू ने कहा, हाँ ये तो बात सही है। तो इंदु झट से बोली, ये तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नौकर से काम लेने की भी बहुत होती है। इस पर तुनक कर बोली, और ये ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यहीं आकर देखी है। वे कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम मात्र कपड़ा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सनावट की भी कोई चीज है। ना जाने तुम किस तरह के फूहर नौकों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। तो अभी इंदु क्या बताती, मतलब बड़ी भाभी को यही बता रही है आके, इसने बेला ने क्या, जब मैं इसको कहा कि नौकर से काम लेने की तमीज होती होनी चाहिए, तो क्या बोलती है, ये तमीज तो सिर्फ तुम लोग को ही आती है,
मैं तो कभी नौकर देखा ही नहीं है, मतलब टोन पास करके बोल रही है, मेरे घर में तो कोई नौकर ही नहीं सर, नौकर तो मैंने यहीं पर आकर देखा है, या काम करने के पास से तुम लोग को आती है, मेरे को तो कुछ आता नहीं। मतलब वो हाथ से में उल्टा ही जवाब देती थी। तो क्या बोलती है लास्ट में, बोलती है कि ऐसे फूहड़ नौकर तुमने अपने घर में रखे हैं, यदि मेन मायके में ऐसे गवार नौकर होते तो 2 दिन क्या, हम तो 2 घड़ी मतलब 2 मिनट भी उसको अपने घर में हम नहीं रखते। बड़ी बहू, कहीं उसने ये सब बातें इंदु और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुना रही है, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं नाक मुंह चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओना कुछ भी नहीं आता, हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। बड़ी बहू चकित विस्मित से सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिशानी भी ले आती तो हम गवाह भी उससे सीख लेते। तो अभी मतलब इंदु इतने गुस्से से भरी हुई है कि वो बड़ी बहू क्या बोलती है कि हर समय अपने मायके 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 की बात करती है कि हम उसकी नजर में तो कुछ है ही नहीं है, हमारे नौकर भी अच्छे नहीं है, हमारे घर का खाना पीना भी अच्छा नहीं है, हमारे हमको कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं आता है, और मतलब हर बात में नाक बहुत सिकोड़ती रहती हूँ। जैसे क्या है, हमारे नौकर भी गवार है, हमारे पड़ोसी भी गवार है, और हम भी गवार, उसकी नजर में तो हम सब बेकार है, सिर्फ उसके मायके में सब कुछ अच्छा होता है। तो इंदु क्या बोलती है, बड़ी बहू क्या बोलती है कि मैंने उसको बोल दिया कि क्या बात है तुम्हारी तुम्हारी, जब उसका मायका मायका इतना सब तारीफ सुन ली तो इंदु अपनी भाभी से क्या बोल रही है, बेला को क्या बोल रही है कि तुम्हारी मायके की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, देख लिया तुमको, एक तुम्हारा एक नमूना तुम्हारे मायका को देख लिया, जैसे तुम भी अपने संस्कारी परिवार से आई, तुम्हारे संस्कार भी हमने देख लिए, तुम कैसे किसी से बात कर रहे हो, बड़ों से कैसे बात करते हो, नौकर से कैसे बात करते हो, तुम एक नमूना हो हमारे सामने, ये तुम अपने घर से एक नौकर भी लिया थी तो हम उस गवाह से हम ही सीख लेते। मतलब ये भी इंदु ने भी इसको टोन पास करके बोला, तो मैं अपने घर से एक नौकर ले आती, इससे हमको भी कुछ, हमको तो कुछ आता नहीं, हमारे नौकर को कुछ आता नहीं, हम तुम्हारे नौकर से कुछ सीख लेते हैं। तो ऐसे गुस्से से भरी क्या है, इंदु भी बेला को जवाब देती है। दाईं दीवार के कमरे में छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सांस प्रवेश करती है, उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई कि रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी इसने? इंदु, मीठी भी कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? छोटी भाभी, ये आज तुम कैसी जली जली कटी बातें कर रही हो छोटी, बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, आज माजी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था, मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने ना जाऊंगी। छोटी भाभी इंदु, ये तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वे किसी को कुछ समझती ही नहीं, वो गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे हमारे पड़ोस से हमारी हर बात से घृणा है। तो यहाँ पर भी क्या है, इतने में क्या है, उसका रजवा को बताया, रजवा जो होती है घर की नौकरानी होती है, वो आकर क्या बताती है, बड़ी छोटी भाभी को क्या बोलती है कि भाभी क्या है, मैं को तुम्हारे घर में काम करती इतने साल हो गए, तो आज तक मेरा कभी इतना परिवार में अनादर नहीं हुआ जितना क्या है मुझे बेला ने मुझे आज अनादित किया है। तो छोटी भाभी उसको क्या समझाती है कि ये तो बच्ची है मिशानी, उसकी तू तो बड़ी है, तो उसकी बच्ची मतलब उसके सामने उसकी बात से भी इतना गुस्सा मान रही है। तो क्या बोलती इंदु, क्या बोलती है, बच्ची है, वो बच्ची रोटी को चोची कहती है, उससे बात करनी तो आती नहीं है, से अपना उसको ना हमारा कुछ पसंद ही नहीं है। तो ऐसे मतलब इंदु मतलब एक तरह से इंदु अपनी भाभी से बहुत चिड़ी है कि वो कैसे सबके साथ बिहेव कर रही है, ये बताया मुझे। छोटी भाभी चिंता से, कि कैसे चलेगा हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुप्पी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया करना और छोटों को प्यार करना। मंथली बहू बाहर से हंसती प्रवेश करती है। अब इतने में कि छोटी भाभी ने सबको क्या बोला, ये जैसे बेला ऐसी हम सबसे मतलब हमारा अनादर करती रहेगी तो हमारा कैसे परिवार कैसा चलेगा। हमारे घर में था हमें एक ही शिक्षा मिली है, सबको मिलकर रहना है, हमें बड़ों का आदर करना है, अपने घर की रूखी को भी दूसरों की चुपड़ी समझना है। अब इस बात को ध्यान से सुनना,
अपने घर की रूखी मतलब हमने घर में चाहे रूखा सूखा खाया, मतलब कि दूसरे को शो नहीं करना कि हमने क्या बोला, दूसरों को ये शो करना हमने अच्छा ही खाया है। मतलब अपने घर की बात अपने घर में ही रखना, नौकरों पर दया करना और छोटों पर अच्छा व्यवहार करना, ये हमने सब सीखा है। तो अभी ये छोटी भाभी इतने बोल ही रही थी, इतने में क्या मंजली बहू है, बाहर से हंसते हुए प्रवेश करती है उस कमरे में जहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं। वहां पर मंजली बहू आती है। मंजली बहू, खी हा हा हा। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रही है। मंजली बहू, खी, हाथ पर हाथ मारती, हा 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 हा। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है। इंदु, ये भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू, आज भाई परेश की वे गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। खी हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। तो यहाँ पर भी क्या बताया, मंजली बहू जब आती है तो क्या मंजली बहू मतलब इतना हंसते हंसते आती कि उसकी हंसी बंद ही नहीं होती। तो मतलब कुछ बताने लगती, सबसे पूछते तू क्यों इतना हंसे, तो बता। जैसे ही बताती है फिर उसकी हंसी आ जाती है। तो आखिर क्या बोलती है कि आज क्या है, परेश की वे गति बनी कि बेचारा अपना समूह लेकर रह गया। परेश की मतलब क्या है, बेला का पति। मतलब अभी यहाँ बेला घर के परिवारों का भी, परिवार के सदस्यों का भी अनादर कर रही है, घर के जो सर्वेंट है उनका भी अनादर कर रही है, पति को भी 10 बातें सुना देती है। तो मतलब बदली बाबू मतलब बाहर खड़ी, उसने क्या अपने बेला की और परेश की बातें सुन ली। तो देखा कि परेश अपनी पत्नी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है, और जो बेला है परेश को इतना सुना रही है, इतना उसका बुरा हाल कर दिया, बेचारा अपना मुंह सा लेकर वहां से चला गया। तो ये सब जब देख के आती है कि हाँ बेला ने परेश की ये हालत करी, तो हंसते हंसते बता रही है कहाँ वो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना हुआ है जहाँ पर पूरे गाँव का, यहाँ पर अपनी पत्नी के सामने उसकी एक मुंह भी नहीं खुल रहा उसका। मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की ये गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, किंतु बात क्या हुई। मंजली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ में भी नहीं आई, अंग्रेजी में गिटपिट कर रही थी। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग, बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें। हंसती है, जो सामान पड़ा था वे भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंजली भाभी, छोटी बहू, मंजली बाबू, यह तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, मंजली बहू आकर क्या बताती है कि वो अपना उधर से सामान रखने को जा रही थी, तो उसने देखा कि परेश और बेला के बीच कुछ आपस में बातचीत हुई, दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। बेला खूब चिल्ला कर क्या परेश से बात कर रही थी। परेश जब क्या नहाने गया, जैसे वो नहाने गया उसने क्या कमरे, उनके जो बेला के कमरे का जो पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। अभी तो बेला का हमने एक आदत हमने समझ ली है कि बेला को तो उस घर का परिवार कोई मतलब सामान पसंद ही नहीं था, ना परिवार के सदस्य से अच्छे लगते थे ना उसको कोई सामान, सब कहता है कि पुराने जमाने का सामान है। जब नहाने गया हुआ तो बिना परेश से पूछे, अपने पति से पूछे, वो घर का फर्नीचर सा उठा उठा कर बाहर फेंकने लगी। तो इतने परेश के जब स्नान करके क्या है अपने कमरे में आता है तो देखता है कि पुराना फर्नीचर निकाल कर बेला क्या घर से बाहर फेंक रही है। तो क्या है उसको मतलब बोलता है कि ये क्या कर रही है, तो क्या बोलती है, वो जवाब देती है कि इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। तो परेश कहता है ये तो हमारे बुजुर्गों की निशानी है, कि हमारे बुजुर्ग तो मतलब हमारा दादा पदार्थ हमारे तक फर्नीचर, मतलब हमारे परिवार के सब सदस्यों को इतना अटैचमेंट है कि इसमें मतलब एक बता ये बताया पारिवारिक कहानी ये बताइए कि परिवार के सदस्यों को मतलब पुरानी चीजों से ज्यादा मोह होता है, कि जो मतलब चीजें बेला की नजर में कुछ नहीं था परंतु परिवार के बाकी सदस्य को क्या है बहुत ही मतलब उससे कहते हैं कि हाँ हमारी ये पारिवारिक निशानी है ये है। तो बुजुर्गों की निशानी की कई खानदानों से मतलब ऐसा कई सालों से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। तो उसको मतलब बेला उसको सब निकाल कर फेंकती, नहीं ये क्या है बेकार गले सड़ी है, इसको मैं फेंक रही हूँ। तो जब परेश कहने लगता है ये तो बुजुर्ग हमारी मतलब इतना बोलने लगता है कि हमारे बुजुर्ग, सिर्फ बुजुर्ग वर्ग ही बोलता है, इतने में क्या है बेला उसको परेश को चिल्लाने लगती है, क्या क्या हमारे बुजुर्ग जब क्या है जंगलों में नंगे घुमा करते थे तो क्या हम भी उनका अनुसरण करें। तो अपने बुजुर्गों को एग्जाम्पल दे रहे हो, तो हम बुजुर्गों के अनुसार जो वो करते थे हम वो भी करने लगे।
इस प्रकार क्या है वो अपने पति को 10 बातें सुना देती है। ये बातें क्या मंजली भाभी सुनती है और हंसकर क्या सबको बताती है। मंजली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठे थे, पिता बैठे थे, चाचा बैठे थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा, दादाजी कहेंगे तू क्या है, तेरे होते ही लड़के का सिर फिर गया है। ये तहसीलदार बनते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मुटकाकर ना भाई। मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंजली बहू, तब बहू ने कहा, तू ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास ना फटकने दूंगी। इस बेडोर फर्नीचर तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस मुझे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मंजली बहू, वो छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों उनकी बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है वो महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भींगी बीड़ी बने दादाजी के पास चले गए। खी 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 हंसती है, दूसरे भी उसके साथ हंसते। तो अभी क्या है यहाँ पर वो बताया, मजली पर पूरी कहानी जब बता रही है, परेश अपनी पत्नी बेला को कहता है कि हमारे इस फर्नीचर में क्या है, हमारे दादा बैठे थे, हमारे पिता बैठे थे, हमारे चाचा बैठे थे, उन्होंने तो कभी सड़े होने की इसकी वो ऐसे बात नहीं करी। मतलब तुम्ही को ऐसे आपत्ति क्यों हो रही है। तो ऐसे क्या है वो मतलब परेश को भी बहुत बातें सुना देती है। कहती है कि मैं तो इस सारे गड़े फर्नीचर पर नहीं बैठूंगी, उससे अच्छा मैं चटाई बिछाकर जमीन में बैठ जाऊंगी, इस टूटे फूटे फर्नीचर में नहीं बैठने वाली। तो ऐसे कह के वे क्या है परेश का मुंह चुप कर बंद करवा देती है। और बेचारा परेश क्या है भिंगी बीड़ी बना मतलब एक मुहावरा जो डर के मारे क्या है बिना कुछ बोले उससे दादाजी के पास चला जाता है। और मतलब जब मंजली बहू सबको ये बताती है तो सब लोग भी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचकाकर जवान है, छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो समझ में नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सब मुंह लेकर रह जाता है। जाने तहसील हो गया। तो अभी क्या है मंजली भाई बोल रही कि उनकी ये इतनी बात सुनकर तो मैं यहाँ से चली आई। फिर बोलती है कि छोटी बहू की जबान है कि कतरनी। कतरनी मतलब कैंची के समान उसकी जबान चलती है। जब वो अंग्रेजी बोलने लगती है तो किसी को देखती नहीं है। और बेचारा परेश उसकी बातें सुनकर अपना मुंह सा लेकर निराश होकर रह जाता है, अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। इंदु, बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम को कहो तो 100 नाक भो चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुस्लखाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुस्लखाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों नहीं लाई। जा भाग, भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझाऊंगी कि उसे इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से, परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां नहीं सुनवाई होती। मंजली बहू, ये मलमल के थान और अबरों की बात याद है, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया और उन्हें विश्रम के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए भेजे जाते हैं। हंसती है इंदु, बड़ी बहू भी हंसती है। तो अभी इतने में क्या इंदु क्या बोलती है कि छोटी मतलब छोटी बहू की जबान है कि कैंची के समान मतलब उसकी जबान चलती है। तो उसके बाद ये मतलब इंदु क्या बोल रही है कि उसे सिर्फ बात करनी आता है, सब मतलब जवाब देना ही आता है। यदि कोई काम करने को बोले तो कोई काम करने को तैयार नहीं होती। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, मतलब कब कहते उनके कपड़े उसे खाने मतलब बाथरूम में पड़े, वो अभी तक वैसे गल लिखा है गुस्साखाने में गल रहे मतलब वैसे गीले पड़े हुए कपड़े। छोटी भाभी, गुस्सा खाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई। इतनी छोटी भाभी इंदु को बोल रही है, यदि उसने नहीं धोए दादाजी के कपड़े तो तू वहां क्यों छोड़ आई, या तू भाग वहां से उठा। तो दादाजी क्या है गुस्सा होंगे। मतलब परिवार के बाकी सदस्य दादाजी का सब काम करने में रहते हैं, उस जो बेला है वो क्या है घर के काम से दूर से क्या है उसको बस सबकी नुक्ताचीनी करने में ही वो लगी रहती थी। तो अभी यहाँ इंदु क्या बोलती है कि जैसे अभी अभी यहाँ तो उसको फर्नीचर नहीं पसंद आया, फिर उसके बाद कपड़े धोने को नहीं तैयार किया। तीसरी बात बताई है कि मलमल के थान अबरों की बात बता रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताई है कि मलमल के थान, मलमल मतलब कहता है एक बहुत थिन क्लॉथ होता है। तो उसमें क्या है एक बार दादाजी क्या होते हैं कि मतलब घर का जो सामान होता है सब बहू बेटों के कमरों में एक जैसा सामान आता है। यदि कुछ चेंज करा, यदि किसी ने कोई नई बेडशीट चेंज करी तो सबके बेटे बहू के लिए एक जैसी बेडशीट आ जाएगी। ये कुछ किया तो ऐसा मतलब हर चीज मतलब फर्नीचर बना तो हर रूम के लिए एक साथ फर्नीचर आ जाता है। तो दादाजी जो कहते सब इक्वल बिहेव करते थे।
तो एक बार दादाजी क्या करते हैं कि जो ब्लैंकेट होते हैं, ब्लैंकेट के जो आउटर कवर होता है ना, बाहर का कवर, यहाँ पर एक वर्ड आया है कि अब्रो, अब्रो की बात। अब्र मतलब होता है ब्लैंकेट का आउटर कवर जो होता है, जैसे हम ब्लैंकेट खराब ना हो जाए तो हम एक थिन कपड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं कि ब्लैंकेट गंदा ना हो। तो एक बार दादाजी क्या सब अपने बहू बेटे पोतों के लिए क्या है, ऐसे मलमल का कपड़ा बड़ा सा थान खरीद के, थान मतलब बहुत सारा कपड़ा खरीद के लाते हैं, वो कहते हैं इसके ब्लैंकेट के कवर बना लो उसमें। तो सब लोग जितने बहू पोता बहू जितने हैं, सब लोगों को कपड़ा रख लिया, सबने अपने ब्लैंकेट के कवर बना लिए। मतलब जब इसको परेश की पत्नी को दिए, वो क्या है उस मलमल के थान को कपड़े, उस कपड़े को पकड़ने को रेडी थी कि हाँ ये क्या है, बेकार है। मतलब उसको भी लेने को तैयार नहीं थी, मतलब उसको हर चीज लगता था कि ये सब उसकी निगाह में बेकार थी वो। तो इंदु क्या है वो उदाहरण देती है कि देखो दादाजी ने ला के दिया तो उसने भी क्या कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया था। तो फिर वो बोलती है कि परेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि परेश क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया है, वो कचहरी में तो होंगे तहसीलदार होंगे, परंतु घर में तो वो एक अपराधियों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब चाहे वो इतना रुतबा उनके ऑफिसर बन गए हैं, तो घर में एक अपराधी की तरह वो जिंदगी जी रहे हैं, अपनी पत्नी के सामने वो कुछ भी बोलते नहीं है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस क्या इतना पढ़ लिखा, छोटी बहू बहू कपड़े धोएगी। इंदु, क्यों, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी की हुक्का गुड़काने की आवाज आती है। छोटी भाभी, इंदु, कपड़े फटाकर आहते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। तो इतने में क्या है, अभी छोटी भाभी क्या कहती है, इसको कहती कि मैं इनको बोलती तू जाके कपड़े धो दे, कि मैं उसको क्या है बेला को समझा दूंगी, वो तो धोएगी नहीं, वो तो पढ़ी लिखी है, वो कपड़े धोएगी नहीं। तो इंदु क्या बोलती है कि उसके हाथ के मिट्टी के बने हैं, यदि कपड़े धो जाएंगे उसके हाथ गल जाएंगे। तो फिर बाहर से उतने में क्या है, दादाजी की आवाज आती है, तो छोटी भाभी कहती है तू अभी जाके कपड़े धो ले, आहते में डाल दे, मतलब बाहर कपड़े सूखने को डाल दे, दादाजी को जरूरत होगी, मैं बाद में अपनी बहू को क्या बेला को समझा दूंगी कि ऐसा जब दादाजी ने काम दिया तो उनकी इज्जत करनी है, हमको सम्मान करना है, मैं बहू बेला को बाद में समझा दूंगी। तो यहाँ पर हमारा पहला दृश्य क्या है, खत्म होता है।